दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुरुक्षेत्र की चर्चा की। गौरव भाटिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी स्वागत है आपका। असीम वकार साहब AIMIM से हमारे साथ हैं। असीम साहब स्वागत है। अनुपम मिश्रा जी RLD से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम मिश्रा जी का भी बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। तस्लीम रहमानी साहब SDPI के नेता है। रहमानी साहब बहुत स्वागत आपका। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ेंगे थोड़ी देर में अभी हमारे साथ। मुद्दा आज ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौरव जी आज कैराना में गए, उन्होंने खुलकर कई बार हिंदुओं की बात की। उन्होंने कहा हिंदुओं के घर जलाए जाते थे, यहां पर हिंदुओं से मिलना कोई अपराध नहीं है, और कई उन्होंने बातें वहां पर कही। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि चुनाव में अब वही कार्ड आप चलना चाहते हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत उम्मीद है, यानी हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं चुनाव को। गौरव जी आवाज मिल रही है आपको? अच्छा, फोन डिस्कनेक्ट हो गया उनका। जी मिल रही है जी। गौरव भाटिया जी आवाज आ रही है आपको? आप मुझे सुन पा रहे होंगे जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। आप कटा हुआ है। आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ। आप सुन पा रहे हैं तो मैं अपनी बात रखूं। बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आप सुन पा रहे तो मैं अपनी बात रखूं। देखिए सौरभ जी, आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन परिवारों से मिले जिनको डरा के धमका के जबरन पलायन कराया गया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो वापस अपने घर आए और ये बहुत ही भावुक लम्हा था। और ये कुछ महत्वपूर्ण बातें दर्शाता है जो मैं आपके समक्ष रखता हूं। सबसे पहले, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है। और ये मुद्दा है अस्मिता की, हिंदू परिवारों की और एक नागरिक की, जो उसके अपने कहीं ना कहीं हक है। संविधान उसे यह हक देता है। दुख की बात यह है कि पहले ऐसी सांप्रदायिक सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने केवल एक धर्म विशेष के लोगों को अपना वोट बैंक समझा है। और उस समय पे 2016 की बात है, हुकुम सिंह जी हमारी पार्टी से सांसद थे जी। उन्होंने ये मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया था। आज जब मुख्यमंत्री जी ने परिवारों से बात करी तो उन परिवारों के ही शब्दों में मैं बयां कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि हम अपने घर लौट पाए। धर्म विशेष से थे, गुंडागर्दी करते थे, डराते थे, धमकाते थे, उनको पुलिस ने मार गिराया है। यह गिरोह होता था। यह क्या दर्शाता है? यह दिखाता है कि कानून का राज है और हर नागरिक को जो उसके हक है वो हक मिलेंगे। ये भी दिखाता है कि जो कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी में टूट गई थी जी, वो योगी आदित्यनाथ जी ने बहाल करी है। और इसका सब अपने आप को बहुत शेर समझते थे, आज चूहे की तरह जेल में है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। दूसरी बात मत भूलिएगा सौरभ जी, कैराना वो स्थान है जहां मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे। यहां मुजफ्फरनगर दंगे लोग गए थे। एक फोन गया था आजम खां, जो बड़े वरिष्ठ मंत्री माने जाते थे, कि इन्हें छोड़ दिया जाए। उसके बाद दो वर्गों में दंगे होते हैं और सरकार समाजवादी पार्टी की मूक दर्शक बनी रहती है। हम ये भी जानते हैं जो आरोपी थे मौलाना नजीर, उनको चार्टर्ड प्लेन भेजा गया। बदल है और ये स्वागत योग्य फैसला है। मैं समझता हूं इसकी शुरुआत जो हुई है बहुत आगे तक जाएगी। सभी लोगों को समाज में एकजुट होकर रहने का पूर्ण हक है। ठीक है, मैं जिस इलाके की बात कर रहे हैं वहां RLD का प्रभाव है अच्छा खासा। समाजवादी पार्टी भी वहां उनके साथ मिलकर लड़ रही है। मिश्रा जी, आपने गौरव जी को सुना, मुख्यमंत्री की बातें भी आपने सुनी होंगी। आरोप सीधा ये है, जो मुख्यमंत्री ने भी कहा, कि पिछली सरकार में हिंदुओं के साथ अन्याय होता था, मुस्लिम तुष्टि किया जाता था। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, राजनीतिक अपराधियों के द्वारा हिंदू टारगेट किए जाते थे। क्या जवाब है? गौरव जी को भी ध्यान से सुना कि जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब इन्हें याद आ रहा है हिंदू और मुसलमान, तब इन्हें कैराना भी याद आ रहा है, शामली भी याद आ रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री जी कहाँ थे, तब उन्हें क्यों नहीं याद आई? क्योंकि चुनाव नजदीक है और
इनके एमएलए और एमपी जा रहे हैं, गांव से दौड़ाए जा रहे हैं, बाहर बोर्ड लग गए हैं, बाहर बैनर लग गए हैं, गांव में भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जनप्रतिनिधि का प्रवेश वर्जित है। जी। इनके खुद के राज्यपाल ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसान से भारी नाराजगी है, न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय नाराजगी है। हिंदुस्तान के कोने कोने से किसान इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। अभी तो इन्होंने पड़ेंगे, लेकिन बावजूद उसके इनको हासिल वहां कुछ नहीं होना। आप ये कह रहे हैं कि किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए वह हिंदू वोट को एकजुट करना इनकी मजबूरी है और इसलिए इनको ये धार्मिक ध्रुवीकरण करना पड़ रहा है। बात करते नहीं। तो ये कैराना का मुद्दा क्या बिल्कुल बिल्कुल फर्जी था? कैराना में कोई पलायन नहीं हुआ था और कोई वापस नहीं लौटा? नहीं, कैराना में कितने 4-5 आए, मैं पलायन की थी, वो भी वापस बहुत पहले आ चुकी थी। और कहीं पे भी आप ये बात समझिए, इसको हिंदू मुस्लिम दंगे से मत जोड़िए। किसी भी क्षेत्र में यदि कोई भी धार्मिक उन्माद शांति ऐसे होते जिनको लगता है कि उनका परिवार कहीं पे भी किसी भी तरीके से, बच्चे हैं, छोटे हैं, कहीं तपेट में आ सकता है। कई बार वो अन्य जगहों से जाते हैं। लखनऊ शहर में पलायन बहुत से लोग कर जाते हैं कि दरअसल वहां असली मुद्दा अपराध है। अपराध की वजह से लोग जा रहे हैं, उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश उस वक्त आरोप लगा था कि हुकुम सिंह जी ने किया था। गौरव जी, आप एक आध बात और सुन लीजिए, उसके बाद इकट्ठा जवाब दीजिएगा। मैं आप असीम वकार जी की भी बात भी सुन लीजिए। असीम वकार साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहां तक कि तालिबान तक का नहीं, देखिए जो आज की डिबेट लाए हैं आप, ये डिबेट क्यों आई है सारे चैनल्स पर, पहले तो ये समझने की जरूरत है। जो विधानसभा है कैराना, और कैराना ही क्यों, कोई भी विधानसभा होती है उसमें करीब 3 लाख के आसपास वोट होता है, 3 लाख 3.25 लाख के आसपास। और उस 3.25 लाख में खाली ये 200-250-300 परिवार ही हिंदू के नहीं हैं, बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की है। तो खाली इनका जिक्र करना, इन्हीं को खतरा था, बाकियों को खतरा क्यों नहीं है? बाकी हिंदू तो ना कहीं गए, ना उन्होंने कभी मकान बेचने के लिए अपील की, ना उन्होंने कभी लिखा। ये जो आप डिबेट लाए हैं, इसका ये सिर्फ रीज़न ये है कि जो एक आंदोलन चलाया सभी पार्टियों ने और जनता ने, भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ, ये उसका नतीजा है, कैराना लेके आए। मैं जनता से कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के जरिए से कि वो तुम्हें कैराना से डराएंगे और तुम उनको पेट्रोल से डराना। वो तुम्हें मुसलमान दिखा दिखा के डराएंगे और तुम उन्हें डीजल दिखा दिखा के डराना। वो तुमसे कहेंगे कि मुसलमान आ जाएगा, खतरा है, और तुम उनको लाल वाला जो एलपीजी सिलेंडर है वो दौड़ा के मार देना। ये ऐसे ही लेके नहीं आए सर। अभी ये अगर हम लोग अभी आंदोलन पे डटे रहे और आंदोलन करते रहे और इसी बात पर कायम रहे, तो अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल नीचे लेकर आएंगे। और हो सकता हो मोदी जी किसी दिन ये ऐलान कर दें कि आज रात 12 बजे से भाइयों और बहनों 5 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद पेट्रोल पंप पर सरकार द्वारा उस व्यक्ति को 100 रुपए दिए जाएंगे जो पेट्रोल डलवाएगा। जी, ये भी हो सकता है। ये इतना डरे हुए हैं, तो ये कैराना से डराएंगे और तुम डरना नहीं, तुम पेट्रोल से इनको डराना। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से काम किया जाए, जनता की बात की जाए, हक की बात की जाए, ठीक से लड़ाई लड़ी जाए सरकार से, सरकार को जगाया जाए और सरकार को हटाया जाए, ठीक है, तो महंगाई पर कायम रहना होगा मैडम। चलिए ठीक है सौरभ भाई, इनका कहना यह है कि महंगाई पर बोलने के लिए, कुछ दिखाने के लिए कुछ है नहीं आपके पास अर्थव्यवस्था, नौकरियां दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर मुसलमानों का डर दिखाना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी, देखिए, आज जो देश का मुसलमान AIMIM के प्रवक्ता को सुन रहा है, जिनके नाम में ही मुस्लिमीन आता है, उसको नफरत हो रही होगी इनके बयानों से। ये कहते हैं कि मुसलमान को दिखा के जो डराता है। अब आप सौरभ जी मुझे बताइए, इन्होंने तो यहां तक सांप्रदायिक राजनीति कर डाली थी कि ये डिप्टी CM मैं मुसलमान बनाऊंगा, हर साल 5 बनाऊंगा। ये कौन कहता था? यही कहते थे। और जैसे इन्होंने कहा ना, उसी तरह से मैं भी एक बात इनसे कह देता हूं। भाइयों और बहनों और सारे हिंदू जो सुन रहे हैं, ये आपको डराएंगे ये बोल बोल के, जो अभी इन्होंने सांप्रदायिक राजनीति करी,
15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मजा चखा देंगे। 10 करोड़ है, 110 करोड़ पे भारी है। और हिंदुओं भाइयों, आप भी बाहर निकल के अपनी ताकत दिखाना। हो सकता है ओवैसी भी कहने लगे कि हाँ हिंदू हैं तो देश आगे बढ़ता है। और भाइयों बहनों, ये आपको डराएंगे अतीक अहमद की ताकत दिखा के। आप योगी जी की ताकत में विश्वास रखना। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे थर-थर कांपते हैं। ये है कानून का राज। अब मैं आता हूं आरएलडी पे। आरएलडी के प्रवक्ता है, मेरे साथी रहे हैं। पहली बात तो ये संविधान के ज्ञाता हैं। गवर्नर किसी पार्टी का नहीं होता है, गवर्नर संविधान से बनता है। और हाँ, चुनाव नजदीक आ गए, चुनाव नजदीक आ गए तभी तो जयंत चौधरी जी बाहर निकले हैं। चुनाव नजदीक है तभी तो वो किसानों की बात करने लगे। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो 7 साल से, केंद्र की सरकार ने देखिए किसानों के लिए कितनी हितकारी योजनाएं दी हैं। दूसरी बात, आप बताइए जिन्ना कौन लाया? सौरभ जी, जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से कर दी जाती है। आज आपकी इस डिबेट में समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता और कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आता है। आप दर्शकों को बताइएगा उन्हें बुलाया था कि नहीं, और वजह क्या है मैं आपको बताऊं। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं की जब बात करनी पड़ेगी तो ये लोग घबरा जाते हैं कि हमारा मुसलमान वोट बैंक ना खिसक जाए। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूं, कादिर राना जी, ये चार्जशीटेड बीएसपी का एमपी रहा है। उसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। मुजफ्फरनगर दंगों का आरोपी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये सांप्रदायिक राजनीति करेंगे और हम लोग कानून व्यवस्था को दुरुस्त चलिए करेंगे। ठीक है गौरव जी, ये वही आरोप पलटकर आप पे भी लगता है। इनको मुसलमान का वोट चाहिए तो आपको हिंदू वोट एकजुट करना है। तस्लीम रहमानी साहब, आज मुख्यमंत्री ने हमें सबका वोट चाहिए। आज एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश के अंदर तालिबान की हिमायत करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि जो मजहबी जुनून से भरे हुए लोग हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत क्या है सौरभ? कहां इशारा था? गलत क्या है इसमें? तालिबान के हितैषी यहाँ पे कौन है भाई? आप बताइए। एक बार जवाब वाले तस्लीम रहमानी रख लिया आपने अपना नाम, गौरव भाटिया जी क्या? बोलिए रहमानी साहब, बोलिए जी। पहले तो गौरव जी एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मैंने एसडीपीआई को 3 नवंबर को छोड़ दिया था और मेरा रेजिग्नेशन वहां एक्सेप्ट हो चुका है। अच्छा ठीक है, तो मैं एसडीपीआई का यहाँ नुमाइंदा नहीं हूँ। लिखा आ रहा है। दूसरी बात यह कि देखिए, आपके नाम के नीचे लिखा आ रहा है। वो हटवा देते हैं, हटवा दीजिए उनका नाम बस रामार रहने दीजिए। तो इसलिए ठीक करेंगे वो कोशिश जो कैराना में भी आज की योगी जी ने और इससे पहले भी करते चले आ रहे हैं। डराने की कोशिश कौन करता है? डराने की कोशिश वो करता है जो खुद डरा हुआ हो। यकीनी तौर पर पिछले 1 साल में जो किसान मूवमेंट खड़ा हुआ है उसने न सिर्फ योगी जी को बल्कि मोदी जी को भी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को इतना खौफजदा किया है कि खौफ से लरज रहे हैं ये, और समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाए। और अब देखिए तक ये सरकार योगी जी की भी और मोदी जी की भी ये कॉरपोरेट के दबाव में ही झुकी रहेगी या किसानों के आगे आखिरकार झुक जाएगी, किसानों के और तीनों बिल को वापस लेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस मूवमेंट ने इतना खौफजदा किया है सरकार को कि ये अपना जो पुराना फलसफा है 30 साल का डराने का और हिंदुओं को डराने का, खास तौर पर हिंदुओं को, मुसलमान तो डर नहीं रहे हैं। मुसलमानों ने तो मूवमेंट खड़े किए, इस हालत में भी खड़े हिंदुओं को किए किससे डरा रहे हैं? जो अगर दाद पुरसी के लिए भी जाए, त्रिपुरा में जाए जहां पर इनकी पार्टी के लोग आग लगाते हैं, लूटते हैं, मस्जिदें जलाते हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज को जलाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके जो उनके जख्मों पे मरहम रखने जाता है उनके खिलाफ यूएपीए लगाते हैं। इतने डरे हुए नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ ये किसान आंदोलन का नतीजा है कि इनको ये बातें करनी पड़ रही हैं?
किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की लॉलेसनेस है, ठीक है। ये उस क्रेडिट ले रहे हैं अतीक का और मुख्तार अंसारी का। वो तो भाई साहब पहले से जेल में मौजूद थे, पिछली सरकारें उनको जेल में डाल चुकी थी। उनकी पहचान तो लेकिन गैंगस्टर के तौर पर ही है ना, वो गैंगस्टर अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है एक धर्म उस विशेष पर तो के नाम सवाल लेते उठाना हैं। बनता है। और इसलिए एक धर्म विशेष के नाम पर आप दूसरों को डरा, सर, आप वो दूसरे गैंगस्टर के किसी लोगों धर्म को का हो, डराते हैं। वो 30 साल जिस से पार्टी में राजनीति गया कर वो भी रहे हैं लोगों आप। ने देखा। मैं जरा अभी चूंकि योगी जी के भाषण पर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, तो ओवैसी साहब ने रिएक्ट किया है अभी। असीम वकार साहब, आप भी सुनिएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर क्या कहा है, सुनते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। इसमें कई लोगों का मर्डर हुआ, कई हजारों की तादाद में लोगों के घर जल गए, खेतें जल गई। इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं। और ये खुद केसेस विड्रॉ किए, 77 केसेस मुजफ्फरनगर के। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी जहनियत है, जो ये आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। ठीक है, मैं इस पर चाहता हूं एक बार हर्षवर्धन जी रिएक्ट करें। मैं वो एग्जैक्ट बयान कोट कर देता हूं, मेरे पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, कैराना का पलायन और मुजफ्फरनगर के दंगे ये भाजपा के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी अस्मिता, आन बान शान का मुद्दा है, जिसको शर्मनाक कह रहे हैं ओवैसी। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए सौरभ जी, अच्छा हुआ कि आपने पूरा बयान बताया, क्योंकि वो बयान मैंने सुना था। और वो दंगे को आन बान शान योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा था, ये मेरे ध्यान में है। लेकिन वो आपने आपसे एक बात कोई भी ईमानदारी से बताए, जब भारतीय जनता पार्टी ने कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था तो क्या कहा गया था? कहा गया कि ये झूठ है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरह से हिंदू मुसलमान करते हैं और सामाजिक विभाजन करना चाहते हैं। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री उन लोगों के परिवार में जाकर बात करता है और वो टीवी कैमरे पर बोल रहे हैं कि हां, हमें यहां जो स्थिति थी, जो गुंडे थे, उनकी वजह से छोड़कर जाना पड़ा। अगर हम ध्यान से देखें तो हर मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था का है, लेकिन जब उसको किसी धार्मिक पहचान या किसी भी पहचान की वजह से रोका जाने लगता है कि नहीं इस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब वो मामला तुष्टीकरण और सांप्रदायिक विभाजन का बनता है। तो मुझे लगता है कि जहां पर हम राजनीति में खड़े हैं उसमें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति करिएगा तो हम उसका ये जवाब देंगे। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैराना वही विधानसभा है जहां से हुकुम सिंह लंबे समय तक रहे, लेकिन बाद में वहां भाजपा हारी। तो इसलिए इस विधानसभा को और इस पूरे के पूरे इलाके को अगर हम देखें तो वहां यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लोगों को अपने परिवार मकान कि आप मजे से रहिए, हम जिम्मेदारी लेते हैं। चलिए ठीक है। असीम वकार साहब, ओवैसी साहब इसको शर्मनाक कह रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर ये बोले कि कोई पलायन करके जा रहा है या अगर कोई दंगा हुआ उसकी जांच में तुष्टीकरण हुआ, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया जो आरोपी थे, तो ये अस्मिता का सवाल है हमारे लिए, इसमें क्या गलत है? नहीं सर, इसमें बहुत कुछ गलत है। बोलिए। और मैं समझता हूं कि हमसे पहले आपको बोलना चाहिए। कैराना में मैंने भी आपसे एक बात, आप भी चला रहे हैं, कैराना लोकसभा में कोई ऐसा नहीं है कि यही 300 परिवार रहते हैं, या कैराना विधानसभा में यही 300 परिवार रहते हैं। बाकी हिंदू भी कैराना में हैं और मौजूद हैं, कहीं नहीं गए। किसी ने अपने घर पे बोर्ड नहीं लगाया कि घर बिकाऊ है, किसी ने ये नहीं कंप्लेन की कि हमें खतरा है मुसलमानों से। और आप कैराना की बात कर रहे हैं, अभी कानपुर के गुप्ता को गोरखपुर के होटल में गोली मार दी गई। गुप्ता हिंदू, और गोली किसने मारी? क्या किसी मुसलमान ने मारी? रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को कत्ल कर दिया गया। किसने किया? ब्राह्मण हिंदू थे। किसने कत्ल किया? किसी मुसलमान ने कत्ल किया। लखनऊ के न्यू हैदराबाद के रहने वाले एक ब्राह्मण लड़के को रात में गोली मार के कत्ल कर दिया गया। बड़ा बवाल हुआ, कंपेंसेशन दिया गया, उसकी बीवी को नौकरी दी गई। किसने मारा?
किसी मुसलमान ये ने आपको मारा। गिनाना क्यों पड़ रहा है? अभी ये आरोप तो किसी लखीमपुर ने नहीं में, लगाया। अभी आप 25 करोड़ गुंडे की बात आबादी कर रहे उत्तर थे। प्रदेश की है। अभी आप बात कर रहे थे दिन में थर-थर सैकड़ों अपराध कांपते होते हैं। होंगे, तो ये आरोप किसने लगाया कि सारे अपराध भाई, सिर्फ मैं आपसे मुसलमान कह कर रहा रहे हैं? हूं लखीमपुर में 8-8 10-10 लोग मर जाते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो क्या गाड़ी जिसने चढ़ाई थी वो अरे मैं मुसलमान आपका था? मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, ये आरोप लगाया जिसने किसने गाड़ी है? चढ़ाई वो मुसलमान ये है। आरोप लगाया किसने है? जो मरे वो हिंदू थे। हाँ, तो और किसने, जिन्होंने कौन कह मारा रहा है वो कि उनको कौन है? मुसलमानों ने मारा है? कौन कह रहा है उनको मुसलमानों ने मारा है? आप बात कैराना की हो रही है, आप कैराना पर क्यों नहीं सर, बात करना चाहते हैं? कैराना पर मैं बीजेपी ने आपसे बड़ा कह रहा आंदोलन हूं। चलाया कि वहां पर पलायन हो रहा है। मुजफ्फरनगर हाँ, इन्होंने पे कहा बात था, करना एक चाहता सेकंड, मुजफ्फरनगर पे इन्होंने बात- कहा था कि वहां मुजफ्फरनगर पर पे वो बात करना अपराधी, चाहता हूं। वो अपराधी जो मुसलमान आप थे, नाराज मत गैंगस्टर थे, होइए। मैं नाम ले देता हूं, मुकीम काला। आपसे सुनिए ना, शिकायत नहीं कर रहा हूं। सुनिए तो सही। तो आप मुझे क्यों आप नाराज हो कोट रहे कर रहे हैं, उसका मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा। आप क्यों दौड़कर डोर पकड़ लेते हैं? क्या सर, गाड़ी का स्टीयरिंग आप मत पकड़िए, ये सवाल बीजेपी के लिए है। नहीं, आप अगर बीजेपी से कैराना आपने मुसलमानों से कहा ना खतरा कि है, उससे तो पहले मुझे लखीमपुर बोलना में चाहिए, तो मैं किससे? उससे पहले सवाल ये है, आपने कहा उससे पहले मुझे बोलना चाहिए। मेरा सर, सवाल सुनिए, बात कैराना की सवाल है। पूछना था, आप कैराना को बोल दीजिए कि कैराना गलत है, आप उसको जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? हमने तो नहीं कहा कहीं भी लेकर बोल सर, कैराना के बारे में बोला था ना। सुनिए सर, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बोलिए। इल्तिजा के साथ, ये बीजेपी की जो सरकार जिसको सपोर्ट किया जा रहा है, ये ऐसे 100 साल रहे, पलटेगी भी। बदलाव दुनिया का उसूल है, कुछ नहीं परमानेंट है। इस बात को समझिए। ये बात मैं तो समझ रहा हूं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप मुझे समझा क्यों रहे हैं? खतरे में, ये आप मुझे समझा क्यों रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि हाँ। सवाल पूछा मैंने बीजेपी से। अरे आप सवाल कहां और पूछ रहे थे? उचक्कर स्टीयरिंग पे बैठ आप गए सवाल आप। कहां पूछ हम रहे गाड़ी थे? चलाएंगे। आपने क्यों बोला कि आपसे पहले इनसे पहले बोलूं? अच्छा बताइए, क्यों बोला? मैंने कहा कि आपके चीफ ने बोला शर्मनाक है, इसमें क्या शर्मनाक है? आप जवाब देते, आप लगे भाषण देने मुझे। क्यों दे रहे भाई भाषण मुझे आप? सर, आगे एक बात और नहीं दीजिए, आप काफी बोलिए। मुजफ्फरनगर दंगा जी, हिंदुस्तान की आजादी के बाद हमारे देश के सीने पर एक माथे पे दाग है। जी ठीक है। और उस वक्त सरकार किसकी थी, ये आप बताएंगे या मैं बताऊं? बेघर हो गए। उस वक्त सरकार किसकी थी, आप बताएंगे या मैं बताऊं? रहने लगे, 2 साल लगातार में रहे। चलिए गौरव, सर 2 साल तक लगातार मुसलमान तंबू में रहे, और उसके बाद तो जिस वक्त जिसकी सरकार थी उस पर बोलिए ना। चिल्ला कर रहे हैं, उस वक्त जिसकी सरकार थी उस पर कर रहे हैं, ये जुर्म सौरभ नहीं जी, है एक मुख्यमंत्री सेकंड में, मुझे अब बोलने भी रह रहे हैं। उस पलायन के बारे में बात एक मिनट गौरव भाटिया जवाब दे। गौरव भाटिया, अब आपकी बात का जवाब दे रहा हूं आसिम मकारी। और मुजरिम और उस फिसाद के मुजरिम मंत्री है, इन्हीं की कैबिनेट में मंत्री, इन्हीं योगी के। शर्म आनी चाहिए। ठीक है रहमानी साहब, एक मिनट गौरव भाटिया। देखिए सौरभ जी, कितनी शर्म की बात है कि एक सांसद, एक पार्टी का अध्यक्ष कैसे झूठ बोलता है राष्ट्रीय चैनल पे। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिक की अस्मिता को अगर कुचला जाए तो ये एक मुद्दा है और हर नागरिक को अपने घर में रहने का हक है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये हमारी आन बान शान है और घुमा दिया गया ओवैसी जी द्वारा, कह दिया गया मुजफ्फरनगर दंगों को बताया जा रहा है आन बान शान है। वही संकुचित कुंठित मानसिकता आपके चैनल पे उनके प्रवक्ता बता रहे हैं। आपने ध्यान दिया सौरभ जी, कितनी पीड़ा हो रही होगी नागरिकों को सुन के। ये कहते हैं कि इन 300 परिवारों को छोड़ दो, बाकी हिंदू तो वही है। मतलब अगर 346 परिवार पलायन करते हैं सपा की सरकार में और एक धर्म विशेष के गुंडे माफिया उनको डराते हैं, तो वो इनके लिए ठीक है, क्योंकि इन 346 परिवारों की जानों की कोई कीमत इनके लिए नहीं है। इसी को राजनीतिक गिद्ध कहा जाता है। अब दुख की बात देखिए, मुजफ्फरनगर दंगों के लिए कौन दोषी पाया गया? इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से कांग्रेस की थी, और सपा की सरकार जो प्रदेश में थी उसको लताड़ा अतीक अहमद सपा में थे। आज किसके साथ हैं? AIMIM के साथ हैं। कादिर राना बसपा में चार्जशीटेड, मैं बता चुका हूं किसके साथ है, सपा के। ऐसा प्रतीत होता है कि जितने आरोपी थे चार्जशीटेड थे, सब सपा में आ जाए। भाई महोत्सव कर रहे थे जब 65,000 लोग टेंट के नीचे लोग
टेंट के नीचे सिकुड़ रहे थे, ठंड का मौसम था और ये लोग ऋतिक रोशन का डांस देखते थे। एक भी परिवार हो, अगर वो लौट के अपने घर आ गया है तो असीम मकार ने अभी कहा, कैसे हो सकती? उसको सेकंड किया तस्लीम रहमानी जी ने कि हजारों परिवार बेघर हुए। उनका इशारा मुसलमान परिवारों की ओर था। रहमानी जी ने कहा ऐसे सैकड़ों परिवार अभी भी जो हैं वो रिफ्यूजियों की तरह रह रहे हैं, अपने घरों में नहीं रह रहे। ओवैसी साहब ये बात बार बार बोलते हैं कि वो अपनी जमीनों पर काम करने के लिए वापस नहीं आ पाते। मैं बताता हूं। एक सेकंड तो ये मुझे बताइए, मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि दंगों में हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हुई। इनका कहना यह है कि टारगेट की सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ। सच क्या है? देखिए सौरभ जी, एक बात आपको बिल्कुल बताएंगे, सत्यता से बता दूं, और सर्वोच्च वहां पे था। सुनिए, इनको शांत करा लीजिए तो मैं बताता हूं। रमानी साहब इनकी बात पहले तो योगी जी की सरकार में धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होता है, लेकिन अगर हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, सांप्रदायिक राजनीति हुई, उनको इंसाफ मिले, यह भी सुनिश्चित करना मुख्यमंत्री का काम है, कर्तव्य है जो योगी जी कर रहे हैं। दूसरी बात, उदाहरण आपको देता हूं, जब दंगे हुए तो उसमें हिंदू परिवार भी थे और मुस्लिम परिवार भी थे, क्योंकि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। और 1800 परिवारों को 5 लाख मुआवजा देने की बात करी जो केवल मुस्लिम परिवार थे। सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई कि हिंदू परिवारों को भी दिया जाए, तब अखिलेश यादव ने वो रुपया दिया था। ये होती है सांप्रदायिक राजनीति। आज अगर वो वापस अपने घर में हैं, आप को आपत्ति क्यों हो सकती है? क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर हिंदू है, उसका घर लूट गया तो उसको वापस नहीं लाया जाए, वो बाहर रहे, या केवल 346 परिवार हैं? सवाल यह है कि अगर किसी मुसलमान घर जल गया या लूट गया या उसकी जमीन पर वो नहीं जा पा रहा है, तो वो आजादी के साथ रहे अपने घर में, वो भी तो सुनिश्चित करना इसी सरकार का काम है ना। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहूंगा, अगर कोई भी धर्म का व्यक्ति, केवल मुसलमान ही क्यों, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हिंदू, कोई भी अगर अपने घर से निकाल दिया गया, उसका पलायन हुआ, तो ये सुनिश्चित करना कि वो अपने घर में वापस जाए, ये सरकार का काम है, जो योगी जी कर रहे हैं। ठीक है, पलायन तस्लीम रहमानी जी क्यों आपको जवाब दे रहे, फिर अनुपम जी आधा मिनट दे दीजिए। आप आधा मिनट बोलिए। देखिए, मैं सरकार की जिम्मेदारी, और हम भी यही कहते हैं, जो 50,000 से ज्यादा लोगों का, तकरीबन 1 लाख लोगों का पलायन हुआ था, जिन गांवों से हुआ था, पिछले 5 साल से आपकी सरकार है, आपने उनको उनके गांवों में लिए ये बता दें। एक दूसरी बात, गुजरात के 2002 के दंगों में गांवों से मैंने एक गांव घुमाए, सब बाहर निकले थे, उनमें से किसी एक को भी आपने उसके गांव में वापस भेज के रहने का इंतजाम सुनिश्चित किया है? तो बता दीजिए। आज 20 साल गुजर चुके, तो आपने वहां आप तो जान के गेटवाइजेशन के लिए आप दंगे कराते हैं। एक परिवार का नाम बताइए कि जिसे वापस भेज के उसी के गांव में आपने रहने के लिए, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन सा परिवार अपने घर में नहीं रह रहा है, उसको रोजगार दिया हो। बताइए साहब, हमने तो मकान बना के दिए, क्यों सुनिश्चित रहे? आपकी सरकार ने क्या किया ये बता दीजिए। चलिए ठीक है, गौरव जी एक छोटा जवाब दीजिएगा, फिर अनुपम जी आपकी छोटा जवाब दीजिएगा, और सेंटर की सरकार में मंत्री सब ले लीजिए, जवाब ले वहां के मुल्ज़िम और 77 पे आपने कितनों। अच्छा रहमानी साहब ठीक है, आपको जवाब दे रहे हैं, बोलिए। 77 मुकदमे वापस लिए, सवाल बोलिए आप, पूछा जाएगा। मैं कैसे बोलूं जब वो चिल्ला रहे हैं? हाँ सौरभ जी, देखिए डॉक्टर रहमानी जी ने जो बात पूछी, मैं तो उसका उल्टा प्रश्न उनसे पूछता हूं। आप एक भी परिवार बताइए जो हमारी सरकार में या तो पुनर्स्थापित नहीं किया गया या उसे छोड़ के घर जाना पड़ा। अगर ऐसा कोई परिवार हो ना रहमानी जी, आप हमें बताइएगा, हम सुनिश्चित करेंगे वो वापस जाए। इसलिए उल्टी बात मत करिए। 2013 की सरकार आप बताइए, अब कोई दंगा नहीं होता है। आप बताइए क्या सौरभ जी? मैं तो कह ही रहा हूँ, सबको इंसाफ मिला। तो 2016 में आप मुझे नाम बिना बताए, आप जिन पढ़ाई लिखाई से आपको इतनी नफरत क्यों है? वो झूठ, आप
जमीन 2016 के लोग पे इस्लामिक जब सपा की स्कॉलर सरकार कहते के हैं वाक़े को आज केवल भी डिबेट करने के लिए बैठे हैं क्या? 2013 वाला नहीं बताओगे? हम तो बिल्कुल कहेंगे अगर नहीं, आप प्रदेश में 2016 सौहार्द भी आपकी बना सरकार नहीं रहे थी। और कोई जब आप सांप्रदायिक जिस पर दंगा आप ना इल्जाम हो लगा रहे तो हैं ये कि दिखाता इसका है कि प्लान हुआ कानून था, का राज है। तब भी तो ठीक आपकी है। सरकार नहीं थी। आपको ये नहीं समझ में आती है बात? सौरभ जी आप इनसे पूछिए, 5 परिवार आपको ऐसे समझ बता में दें नहीं आ रही कि जिनको आपने घर जाने को नहीं मिला, आप बताइए। चलिए मुजफ्फरनगर मेरे साथ। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, मेरे बताए साथ 5 चलिए, मैं परिवार, आपको नाम केरला बताइए, लेके चलता गांव हूँ। बताइए, और बताइए मुझे। कितने परिवार है जो आज भी कैंपों में लेके रह रहे हैं, चलता हूँ, उनको अब लेके चलिए। जाएंगे। अनुपम मैं मिश्र चलता उसी हूँ, इलाके से आते हैं, आपके अनुपम साथ बताएंगे। अरे आप लेकिन खुद अनुपम नहीं बताइए बोलते क्या कि आप सच्चाई है लेके मुजफ्फरनगर जाएंगे। दंगों की, आपके कैराना के साथ पलायन जाने की? का मतलब है एक रास्ता मिनट। भटक जाना। मैं दिखा देता हूँ आपको। अब कोशिश कीजिएगा कि नाम बताइए। कोशिश कीजिएगा कि राजनीति से अलग हटकर बताएं, हकीकत बताएं, बताइए। बड़ी आप बड़ी बताइए, विडंबना है चलिए, कि मैं ये घर पढ़े घर लिखे शिक्षित घर ले लोग हैं जाता और हूँ इस उनके। तरीके की बहस कर रहे हैं। मुझे बड़ा खेद का विषय लगता है कि शिक्षित और मैच्योरिटी इतनी होने के बावजूद अगर इस तरीके से बहस करते हैं तो बड़ी ही शर्म की बात है। आज देश को जाति और धर्म और मजहबी खांचों से निकालने की जरूरत है। बहस होनी चाहिए शिक्षा पे, बहस होनी चाहिए स्वास्थ्य पे, रोजगार पे। लेकिन ये खेद का विषय है कि हम आज भी ऐसा लगता है जैसे पाषाण काल में रह रहे हैं और हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम कैराना और मुजफ्फरनगर कर रहे हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं, ये शर्म का विषय है। हमें बात करना चाहिए कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच में एक हम सेतु बनाएं और वहां के नौजवानों के लिए हम रोजगार उपलब्ध कराएं। कोरोना काल में जितनी फजीहत उत्तर प्रदेश की हुई है, उच्च न्यायालय ने जिस तरीके से तो आज हमें जरूरत है उन शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को बहाल करने की। हमें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि अब कितने परिवार बसे उजड़, सभी गए। एक मैं मानता हूं इस बात को कि वहां पर कोई भी धार्मिक उन्माद किसी भी तरीके की यदि घटना हुई तो ये हम सब के लिए सामूहिक रूप से दुख और शर्म का विषय है अगर ऐसा हुआ। और मैं इस बात के लिए भी ये तैयार हूं, आने वाले समय में जिस तरीके की राजनीति होने वाली है, जिस तरीके से राजनीति में लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 2022 के बाद इस तरीके की धार्मिक बातें ही बंद हो जाएंगी। जनता जान चुकी है कि किसको क्या जवाब देना है और वो बहुत सही जवाब मिलने वाला है। इसकी छटपटाहट इन राजनीतिक दलों में दिख रही है। लखनऊ से लखीमपुर कोई बहुत दूर नहीं था, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री जी से इतना संभव नहीं हुआ कि वो जाते और देख पाते कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है आखिर उनके घर में ऐसा क्या गुजरा है, या 2 शब्द सांत्वना के कह पाते। उल्टे काम इस बात का किया गया कि जो लोग वहां जा रहे थे, जो किसान और उनके पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे, उनको आपने रास्ते में रोका, उनको आपने जाने से रोका और किसी भी तरीके से उनको आपने अपने पुलिस और प्रशासन से डराने का काम किया। ठीक है। कैराना और मुजफ्फरनगर के दंगे आज उतने बड़े मुद्दे नहीं है जितना गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी है। ठीक है। शर्म आनी चाहिए। भारत भुखमरी में इंडेक्स में कहां पे पहुंचा है? अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्राइम हुए हैं। बलात्कार की घटनाओं में सर्वप्रथम नंबर पर है। हत्या के नाम पे सबसे पहले नंबर पर उत्तर ठीक है अनुपम जी। प्रदेश है। जरा हर्षवर्धन जी, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते, मैं चाहूंगा ये उत्तर दे दें आपको। कैराना नहीं, लखीमपुर में बैठे लोगों से बहस भी इस बात पर होना चाहिए और सवाल जवाब भी इस ठीक है बात पर अनुपम होना जी, चाहिए। एक मिनट आज जरूरत है इसके बदलाव की। एक मिनट हर्षवर्धन जी। सौरभ जी, सिर्फ 2 बातें कहूंगा और बहुत छोटे में कहूंगा। नंबर 1 ये कि इतनी बहस में किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि अगर मुसलमान गुंडे की वजह से हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा था तो ये मुद्दा है या नहीं। और उस वक्त के मुख्यमंत्री को बात के वक्त कह रहा है कि जो मुसलमान गुंडे हैं उनको छोड़ दो, इस पर किसी ने कोई बात नहीं की। इसी से समझ में आ जाता है कि कितना शिक्षा। मुझे लगता है जब हम लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो वहां योगी आदित्यनाथ के जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि चाहे जैसे भाजपा ने राकेश टिकैत को मनाया, उसके बाद की स्थितियां संभाली। मुझे लगता है कि भी आप कर सकिए करिए और आगे परिवार की जान में जाए। उनकी बात की सारी तायद करता हूं, आप उसका जवाब दीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अनुराग की बात दीजिए, तो खारिज दीजिए, खारिज कर दीजिए, की बात का जवाब दीजिए। तस्लीम रहमानी जी, किसी होगी कि नहीं होगी ये बात करेंगे, लेकिन एक गुंडा अगर उसकी वजह से हिंदू परिवारों को घर, तो कह रहा हूं क्या मंत्री कैसे बन गए? चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट का वक्त है। गौरव भाटिया थोड़ा शॉर्ट में आप उत्तर दीजिएगा। और इस
क्या किया ये बताइए, विकास की बात कीजिए। ये बातें, मुद्दे पुराने हो चुके, अब इनको दोबारा लोगों को याद क्यों दिला रहे हैं? सौरभ जी देखिए, यही तो विडंबना है। आज के खड़े दिखाई देते हैं जिसकी कानून व्यवस्था ध्वस्त होनी को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी किसकी बात करते हैं कि अपराध की दर, हत्या हो, बलात्कार हो, डकैती हो, कम हुई है। उन्होंने द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया था सांप्रदायिक राजनीति करके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।